Welcome back guys, let us discuss 14th question of exercise 9.3. The sum of the first three terms of a GP is 16 and the sum of next three terms is 128. तो इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमको, इसका मतलब हम दो इक्वेशंस यहाँ पे बनाएंगे. वी हैव टू डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म दैट इज a एंड वी हैव टू डिटरमाइन द कॉमन रेशियो, और हमको डिटरमाइन करना है सम टू द n टर्म्स ऑफ द जीपी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है हमको फर्स्ट थ्री टर्म्स और नेक्स्ट थ्री टर्म्स की यहाँ पे बात कर रहा है. इसका मतलब हमको टोटल टर्म्स कंसीडर करनी पड़ेगी जीपी की. देयर आर टोटल 6 टर्म्स ऑफ जीपी विच वी हैव टू कंसीडर. तो 6 टर्म्स कैसे लिख सकते हैं? ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज टू पावर 5. यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है. 6 टर्म्स कैसे निकालते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को आर से, फिर नेक्स्ट टर्म को आर से, तो इस तरह से हमको 6 टर्म्स मिल जाएंगी. अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 16. इसका मतलब इन तीनों टर्म्स का सम क्या है? 16 है. तो पहली इक्वेशन बनाएंगे, this sum is equal to 16. this is the first equation. next information जो क्वेश्चन में गिवन है that is the sum of next three terms is 128. इसका मतलब इन तीनों टर्म्स का सम किसके बराबर है? इक्वल टू 128. तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम ये बनाएंगे, इसको बोल देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन. अब हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ये दो वेरिएबल हैं ए और आर, उनकी वैल्यूज यहाँ पे इवेल्युएट करनी है. तो देखिए अब हम वो कैसे करेंगे. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ए कॉमन है, तो मैं ए यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ आर और यहाँ आर स्क्वायर. तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए कॉमन आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16. और सेकंड इक्वेशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो ए आर एज टू पावर 3 जो है वो हर टर्म में है. यहाँ पे ए आर एज टू पावर 4 है, तो यहाँ पे जब ए आर एज टू पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ आर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? आर स्क्वायर बचेगा. तो इसमें से हम ए आर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128. तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने इस तरह से यहाँ पे नोट कर लिया. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. तो इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पार्ट दोनों में सेम है. इसका मतलब इस पार्ट की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 16. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये आएगा 16 आर क्यूब इक्वल टू 128. फिर हम 16 से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा आर क्यूब इक्वल टू 8, और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल टू 2. अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमको इस तरह से कॉमन लेना है और इस तरह से सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए जीपी में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं. आपने एपी पढ़ा हुआ है, उसमें किस तरह से हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे वैल्यू आ गई आर इक्वल टू 2. तो देखिए एपी में अगर हम इस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं कि हमको फोर्थ टर्म गिवन होती है, फिर हमको सेवंथ टर्म गिवन होती है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? इनको सब्ट्रैक्ट करके हम सॉल्व करते हैं. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी की वैल्यू आ जाती है, डी की वैल्यू पुट करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाती है. जीपी में जब इस तरह की इक्वेशंस बनेंगी तो उनको सॉल्व करने का मेथड होता है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए. ठीक है, उस तरह से हम सॉल्व करते हैं. तो ये जब मैंने जैसे कॉमन लिया, इसका मतलब मैं डिवाइड ही कर रहा हूं. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 1 बाय आर क्यूब इक्वल टू 16 बाय 128. तो ठीक है, तो वही सेम ही इक्वेशन यहाँ पे बनेगी. तो जीपी में जब भी इस तरह से सम की दो इक्वेशंस बनती हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड करके उन इक्वेशंस को आगे सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालते हैं. फिर ये जो आर की वैल्यू आ गई, इस आर की वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और निकालेंगे ए की वैल्यू. जिस तरह से हम एपी में करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, फिर सब्सटीट्यूट करके निकालते हैं ए की वैल्यू. तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 7a इक्वल टू 16. तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16 बाय 7. तो हमने आर की वैल्यू भी निकाल ली, ए की वैल्यू भी निकाल ली. जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, वो हमने यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया. अब हमें निकालना है सम टू द एन टर्म्स ऑफ द जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें पता है और कॉमन रेशियो भी हमें पता है. तो यहाँ पे मैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला यूज करूंगा. वो फॉर्मूला ये होता है, देखिए. तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी हम किस तरह से लिखते हैं? एस एन इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय आर एज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. उस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर एज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, ये दोनों फॉर्मूले भी सेम ही है. इसमें अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा. तो आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. बुक्स में जनरली क्या होता है, इस फॉर्मूले में लिखा होता है आर ग्रेटर देन 1 और आर लेस देन 1 में ये लगाइए. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. जनरली वो इस तरह से ऐसा लिखते हैं कि वो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं. तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा. आर की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू है 16 बाय 7. ये वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दूंगा. तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 16 बाय 7. तो एस एन क्या आएगा? 16 बाय 7. आर की जगह रखेंगे 2, तो आएगा 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1. डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 1. तो ये एक्सप्रेशन आएगा 16 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो था सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी,
ये उसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि इस तरह से अगर सम में कभी भी जीपी में इक्वेशंस बनेंगी इस तरह की दो, तो उसको हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो उससे आएगी आर की वैल्यू। उस आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो उससे आएगी ए की वैल्यू। उसके बाद में हमें जो भी क्वेश्चन में निकालना है हम वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।